हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार। आज हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो एग्ज़ाम हुआ था 18 दिसंबर 2011 को, उसका पेपर सॉल्व करेंगे और पूरा डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, हम लोग ये रुक्मिणी के द्वारा है। रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का जो बुक है उसके द्वारा है दिया गया है। और ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग क्वेश्चन बैंक ये देख रहे होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आते हैं। ठीक है, केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका होगा खड़गवासला में है। अगर पूछ दे कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो ये शिव समुद्रम है। ठीक है, शिव समुद्रम भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन है? तो शिव समुद्रम। और ये कब शुरू हुई थी? तो ये 1902 में। ये कहाँ है? कर्नाटक में। ये कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना तो ये शिव समुद्रम है। ये कब बनी? 1902 में। कहाँ है? कर्नाटक में है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगर इसमें एक और क्वेश्चन अगर पूछ दें कि कोयना जल विद्युत परियोजना, कोयना जल विद्युत परियोजना क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा पूर्ण कोयना, ये देखिए कोयना, ये भारत का सबसे बड़ा पूर्ण पनबिजली विद्युत संयंत्र है। पूर्ण पनबिजली, ये पूरा पानी से चलने वाला विद्युत संयंत्र है। ठीक है, अब चलिए, अगर एक क्वेश्चन और पूछ दे कि देश का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना का शुरुआत कब और कहाँ हुआ था? तो ये 1897 में। 1897 में सबसे पहले दार्जिलिंग में हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये दार्जिलिंग में हुआ था। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आते हैं। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र के द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा इसे पकड़कर मार दिया गया? चलिए, अब इसमें देखते हैं कि क्या होगा। पहला है नाना साहब, दूसरा कुंवर सिंह, और तीसरा खान बहादुर खां, और चौथा तात्या टोपे। तो इसमें आप लोग जवाब दीजिए कौन सा होगा। तो ये तात्या टोपे को एक मित्र द्वारा, जो जिस मित्र का नाम क्या था? मित्र का नाम था मान सिंह। मान सिंह के द्वारा इसे धोखा मिला और मान सिंह के द्वारा पकड़ा गया ये। ठीक है, और पकड़ने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे तात्या टोपे को मार दिया गया। अगर पूछे कि सबसे 1857 की क्रांति में जितना भी विद्रोही थे, सबसे अंतिम में तात्या टोपे ही मरे थे। सबसे अंतिम में तात्या टोपे ही मरे थे। ठीक है, और ये नाना साहब सन 1857 की क्रांति में कानपुर से तात्या टोपे के साथ मिलकर के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, नाना साहब के साथ मिलकर के। अगर पूछे तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? टोपे का मूल नाम, तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और इसे अंग्रेज ने फांसी की सजा कब दी थी? तो सबसे अंतिम में, अभी मैंने आपको बताया सबसे लास्ट में यही मरे थे। तो ये 18 अप्रैल 1859 में। 1859 में ये मरे थे सबसे अंतिम में। चलिए, ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, 1929 में किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसकी कौन 1929 के अधिवेशन के प्रेसिडेंट थे, जो कि ब्रिटिश शासन के पूर्व स्वतंत्रता का लाहौर अधिवेशन में पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? ठीक है, 1929 में। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा। ठीक है, इसमें 1929 में आप लोग जानते होंगे कि इस समय लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्ष जिसका अध्यक्ष कौन था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल, इसका इसका आंसर सी होगा। ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा डिटेल जानिए। ठीक है, 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी समय सर्वप्रथम पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था
और इसी समय पूर्ण स्वराज का भी लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। और अगर अब 1929 का हम देखें तो 1929 से पहले तो 1928 में इसके पिता मोतीलाल नेहरू कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अध्यक्ष बने थे, जो कि ये कलकत्ता में हुआ था। और 1929 कहाँ हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। ठीक है। और 1905 के देखिए 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जो कि बंगाल विभाजन जब शुरू हुआ था उस समय गोपाल कृष्ण गोखले था। फिर 1906 में दादा भाई नौरोजी था। और 1928 हो गया, 29 हो गया, और 1931 में किसने किया था? तो ये कराची अधिवेशन में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। और इन्होंने ही सर्वप्रथम मौलिक अधिकार 1931 में ही मौलिक अधिकार और और आर्थिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहते हैं, डीपीएसपी का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? तो आप जानते होंगे कि डीपीएसपी, अब ये देख लेते हैं। धन का एक समान वितरण, ग्राम पंचायत की स्थापना, प्रबंधन एवं श्रमिकों की भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। तो ये हमारा कौन सा होगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे, टेंथ सब में पढ़े होंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा भी कहा गया था क्या कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है? तो ग्राम में, मतलब गांव में बसती है। तो इसने डीपीएसपी में इस बात को जोड़ा गया था। और डीपीएसपी कहाँ है? अब देखिए, भारतीय संविधान के डीपीएसपी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी का वर्णन है। ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, इसका जवाब दीजिए। कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पाषाण युग से, लौह युग से? हड़प्पा सभ्यता कहाँ से संबंधित है? चलिए अब आते हैं। हड़प्पा सभ्यता, तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में भारतीय थे, ये दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, दयाराम साहनी, ये याद रखिए, कभी पूछ सकता है दयाराम साहनी। ये कब? तो 1921 में किया गया था। और यह वर्तमान में रावी नदी के किनारे, ठीक है, रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। ठीक है। और इससे हड़प्पा सभ्यता कौन है? ये कांस्ययुगीन सभ्यता है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा बनने वाली रेखा क्या है? इसका क्या होगा आंसर? ये तो जानते ही होंगे, भारत और चीन के बीच, तो ये मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। और रेड क्लिफ, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा। ये तो रेड क्लिफ तो सबको जानता है। अगर रेड क्लिफ की जगह पूछ दे कि भारत या पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा बनती है, रेड क्लिफ की जगह अगर 24वीं समानांतर रेखा अगर देगी तो ये 24वीं समानांतर रेखा मारेंगे, क्योंकि एक 24वीं समानांतर रेखा भी होती है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं डुरंड रेखा किन के बीच बनती है? डुरंड रेखा, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बनती है। ठीक है, डुरंड रेखा। अब चलिए अब देखते हैं आगे। दी गई घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है? ठीक है, सही तिथिक्रम क्या है? इसमें तो बहुत कम से कम एक दो तो जानते ही होंगे। देखिए सिक्किम ये राज्य कब, सिक्किम 22वां राज्य कब बना? आप सबसे पहले देखते होंगे कि ये PSL, ये लॉन्चिंग जो था, जो लॉन्च हुआ था, और पोखरण, ये
दो ठो को तो शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन ये बांग्लादेश और पाकिस्तान का देख सकते हैं। बांग्लादेश कब बना था सबसे पहले बांग्लादेश? तो ये बांग्लादेश 1971 में 1971 में हुआ था। और सिक्किम जो 22वां राज्य बना था, सिक्किम जो पहली बार जो 22वां राज्य बना था, ये कब बना था? तो 1975 में बना था। ठीक है, 1975 में सिक्किम 22वां राज्य बना था। अब उसके बाद देख लेते हैं कि ये सबसे पहले ये पोखरण परीक्षण, इसके बाद पोखरण परीक्षण हुआ था। पोखरण परीक्षण कब हुआ था? तो ये पोखरण परीक्षण 1974 में हुआ था, पोखरण परीक्षण। ठीक है, अब ये देखते हैं तो इसका ये 2001 में हुआ था। तो इस तरह से देख लीजिए, इसका ऑप्शन कौन होगा? 2 4 3 1, 2 4 3 1। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ये 3 रेखा होती है, तो ये बीच वाली रेखा किन किन देशों के समूहों से गुजरती है? ठीक है, तो इसमें कुछ देश हैं जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। अगर सभी देशों का बात करते हैं तो मालदीव, किरबाती, साओटोम, प्रिंसिप, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, युगांडा, केन्या, सोमालिया, कांगो गणराज्य, ये सब देश हैं। ठीक है, अगर पूछे कि भूमध्य रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है, तो भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर पूछे कि जैसे कि ये रेखा हो गया, ये रेखा, और यहाँ से 1 डिग्री अगर ऊपर बढ़ते हैं तो ये कितना डिस्टेंस होगा किलोमीटर में? तो 111.32 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है 1 डिग्री ऊपर बढ़ने पर। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा से दूरी, मतलब यहाँ से इससे, ठीक है, इससे दूरी कितना रहेगा? इससे और इसके बीच का दूरी तो 111.32 किलोमीटर का दूरी रहता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था किसके शासनकाल में? चीनी यात्री हेनसांग जो भारत का भ्रमण किया था किसके शासनकाल में किया था, ये बताइए। अब देखिए इसको कैसे रखेंगे इसको कैसे याद रखेंगे? तो हेनसांग, तो हो से हेनसांग और हो से हर्षवर्धन। ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसमें तो ऑप्शन ए तो नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं है, ये दोनों नहीं है। चलिए अब अगला ऑप्शन देखते हैं। हाँ, हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। कब आया था? तो ये 629 AD, मतलब ईसवी पूर्व में आया था भारत। और ये लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा था, और ये नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त किया था। और अगर भूल जाए तो नालंदा होगा कि विक्रमशिला होगा, तो इसको याद रखने के लिए, जैसे कि हर्षवर्धन है, लास्ट में नो है, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, इस तरह से देख लेंगे। और उसके बाद ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक की, जब ये यहाँ पे ये शिक्षा ग्रहण किया, उसके बाद ये शिक्षक के रूप में भी यहाँ पे ये कार्यरत था। और इसने एक अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था, उसका नाम क्या था? तो सी यू की। ठीक है, इसका ये यात्रा वृत्तांत क्या था? सी यू की। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सी यू की। ठीक है, अब चलिए, अब पूछे कि बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? बिंदुसार के दरबार में डायनोसियस आया था। डायनोसियस आया था बिंदुसार के दरबार में। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, ये आप लोग बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, ठीक है। और पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, और दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था। ये मौर्य के बारे में पूछ रहे हैं, और दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को कमेंट में बताना है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा कहा गया था, ठीक है। संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा किया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, भगत सिंह, भीमराव अम्बेडकर और जयप्रकाश नारायण, ये चारों में से कौन सा होगा। संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये संपूर्ण क्रांति अगर देखें तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो ये कब किया गया था, तो ये संपूर्ण क्रांति ये पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था, ठीक है। पटना के गांधी मैदान में शुरू किया था। और ये कब किया था, तो 1979 में किया था। और इसके जयप्रकाश नारायण के बारे में चलिए कुछ देख लेते हैं। इसका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, तो 1902 में इनका जन्म हुआ था। और इसने 1950 में 1942 में तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में तो ये था ही। और उसके बाद 1950 में, जो क्वेश्चन नहीं जानते होंगे, 1950 में ये सर्वोदय योजना भी प्रारंभ किया था। सर्वोदय योजना स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था, ठीक है। अब चलिए उसके बाद अब आते हैं, इसे लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। एक क्वेश्चन, इसे लोकनायक के नाम से जानते हैं अगर पूछे तो राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जानते हैं, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ हुआ था, तो ये सिताब दियारा में हुआ था। सिताब दियारा में हुआ था। और इसे भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1999 में मरने के बाद इसे भारत रत्न भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो देख लीजिए ऑप्शन। तो इसमें होगा अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। इसे मिसाइल मैन भी कहते हैं, तो वैसे भी याद रखिएगा, मिसाइल सब क्या होता है, फायर होता है, तो इसलिए इसके बुक का भी नाम था विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम इसका होगा आंसर, ठीक है। और APJ अब्दुल कलाम का जो अन्य किताब भी देख लेते हैं। अन्य किताब कौन कौन सा था, तो इसका यू आर बॉर्न टू ब्लामस, ठीक है। और टेक माई जर्नी बियॉन्ड इंडिया 2020, ए विजन फायर द न्यू मिलेनियम, ठीक है। और इसका एक महत्वपूर्ण पुस्तक, चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू मेरी कहानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया सब के लेखक कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछ ले कि इनके बारे में, तो ये कौन था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। चलिए अब अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है, तो ये कहाँ है भाखड़ा नांगल बांध, बताइए। रावी नदी पर, सतलुज नदी पर, चिनाब नदी पर, गंगा नदी पर भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है, तो ये आपका सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है।
ठीक है। सतलुज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध स्थित है। अगर मैप पर देखें सतलुज नदी कहाँ है, तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत, ठीक, ये सिंधु, झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये सतलज, ठीक है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये सतलुज नदी पर, सतलुज नदी पर ये भाखड़ा नांगल बांध है। ये भारत का पहला बांध है, ठीक है। ये भारत का पहला बांध है, ठीक है। ये भारत का पहला बांध है जो सतलुज नदी पर है। अब चलिए रावी नदी पर, ये तो सिंधु हो गया, ठीक है, ये सिंधु हो गया। अब सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ये रावी हो गया। तो रावी नदी पर कौन है, तो रंजीत सागर बांध है, ठीक है। रावी नदी पर रंजीत सागर बांध है। और चिनाब नदी पर, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, चिनाब पर कौन है, दुलहस्ती, दुलहस्ती परियोजना है और सलाल परियोजना है, ठीक है। दुलहस्ती और सलाल परियोजना, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, और महानदी पर हीराकुंड, हीराकुंड बांध परियोजना है महानदी पर। ऐसे भी हीरा, हीरा महान होता है, हीरा महान होता है इसलिए महानदी पर है, ठीक है। कुछ ट्रिक से याद रखना पड़ेगा। हीरा महान होता है इसलिए ये महान नदी पर है, ठीक है, महानदी पर, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी, कल्हन द्वारा रचित जो है राजतरंगिणी का वर्णन है। राजतरंगिणी में किस चीज़ का वर्णन है, ठीक है। तो गीतों का संग्रह, कश्मीर का इतिहास, समुद्रगुप्त शासन का वर्णन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बी, कश्मीर का इतिहास। कल्हन द्वारा जो रचित राजतरंगिणी है इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। और कल्हन ने संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटना को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया है, ठीक है। संस्कृत भाषा में लिखा है, ये बात याद रखिएगा। कल्हन द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है, तो राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में किसका वर्णन है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, ठीक है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। और ये संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में इसे क्रमबद्ध लिखा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन के बारे में जो लिखा है वो कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, ये अर्थशास्त्र लिखा है, ठीक है। अगर ये पूछे क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का वर्णन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का वर्णन, तो तो ये चाणक्य होगा, चाणक्य, ठीक है। और कितना स्टूडेंट इसमें मेगास्थनीज मार देगा, मेगास्थनीज, लेकिन ये नहीं होगा, ये चाणक्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, आर्य समाज के, ब्रह्म समाज के, रामकृष्ण मिशन के, प्रार्थना समाज के। तो इसका क्या होगा आंसर, तो ये ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ठीक है। इसको याद रखने के लिए राजा राम, राम राम भगवान, तो ये ब्रह्म, ब्रह्मचर्य थे नहीं, लेकिन हम इसको इस तरह से याद रखेंगे, ब्रह्मचर्य, ठीक है। और आर्य समाज का आते हैं, आर्य समाज, आर्य समाज किसके किसके द्वारा किया गया था, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया था। और रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। और रामकृष्ण मिशन कौन थे, तो इनके गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस इसके गुरु थे, तो इन्हीं का नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। और प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज ये आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना कोई भी करता है तो कहाँ से करता है, शरीर से, शरीर से करता है, शरीर से करता है और आत्मा से करता है, तो आत्माराम पांडुरंग, ये सब याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब देख लेते हैं कि राजा राम मोहन राय के बारे में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरा डिटेल में, ठीक है। ये वेद और उपनिषद का, वेद और उपनिषद का, इसको सुनिएगा, वेद और उपनिषद का ये बंगाली में ट्रांसलेट किया था, वेद, वेद और उपनिषद का बंगाली में ट्रांसलेट किया था, वेद और उपनिषद का बंगाली में ट्रांसलेट किया था। और 1814 में
1814 में ये आत्मीय सभा का स्थापना किया था। आत्मीय सभा का स्थापना किया था 1814 में। और 1820 में प्रिसेप्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, प्रिसेप्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी थी 1820 में। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया, जो ये क्वेश्चन है। अब देखिए, और राधा कांत देव इसके विरोधी थे। राधा कांत देव ने ब्रह्म समाज का विरोध किया, और विरोध करने हेतु इन्होंने धर्म सभा का गठन किया। ठीक है, ये धर्म सभा का गठन किया था। ठीक है, चलिए। और उसके बाद अब राजा राम की मृत्यु कब हुई थी? तो राजा राम की मृत्यु 1833 में हुई थी। कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो राजा राम की मृत्यु 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी कब? 1833 में। ठीक है, अब और चलिए इसमें और कुछ देख लेते हैं कि 1818 में सती प्रथा के विरोध के अभियान को ये चलाए थे। ठीक है, 1818 में सती प्रथा के विरोध अभियान को ये चलाए थे। और 1829 में 1829 में बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को रोका था। ठीक है, बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का जो सती प्रथा को कानून बना करके इसे रोका था। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं कि और डेविड हेयर के द्वारा जो 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में राजा राम मोहन राय ने सहायता किया था। डेविड हेयर जो थे, ये 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहायता किया था। और राजा राम मोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर का तो सपोर्ट किया ही हिंदू कॉलेज खोलने में। और साथ ही साथ ये अंग्रेजी स्कूल भी खोला, जिसमें फ्रांस के दार्शनिक दांते रूसो और वाल्टेयर, ये कौन थे? फ्रांस के दार्शनिक थे। इन्होंने दर्शन की शिक्षा दी। वहाँ पे राजा राम मोहन राय जो स्कूल खोले थे अपने खर्चे में कलकत्ता में। ठीक है, अंग्रेजी स्कूल, वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, और इसे भारतीय पत्रकारिता का जनक कहते हैं। भारतीय पत्रकारिता का जनक कहते हैं। अब इसमें से एक भी क्वेश्चन राजा राम मोहन राय के बारे में नहीं छूटेगा। चलिए, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। मैगिनोट रेखा किस देश के मध्य स्थित है? मैगिनोट रेखा किस देश के मध्य स्थित है? नामीबिया और यूएसए, कनाडा, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, किसके बीच ये मैगिनोट रेखा है? मैगिनोट रेखा किनके बीच है? ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है। मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। ठीक है, एक बार हम फिर से जो पिछली बार रिकॉल कर देते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? तो ये डुरंड रेखा है। पाकिस्तान और भारत चीन के बीच कौन सा रेखा है? भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा है? रेडक्लिफ और 24वीं समानांतर रेखा। और जर्मनी पोलैंड के बीच कौन सा है? तो हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, और रूस फिनलैंड के बीच मैन-रहीम रेखा। ठीक है, फ्रांस जर्मनी के बीच तो बता दिए मैगिनोट रेखा, ये रेखा से क्वेश्चन इसमें आता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आते हैं। सतलुज नदी का उद्गम अभी हमने मैप के द्वारा बताया था। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये भारत, पाकिस्तान, चीन, इनमें से कोई नहीं। ये चारों में से कौन सा होगा ऑप्शन? ये चारों में से कौन सा होगा? तो ये चीन के तिब्बत से होता है। ठीक है, चीन के तिब्बत से होता है। और सतलुज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकसताल झील है। ठीक है, यहाँ पे एक राकसताल झील है, यहाँ से सतलुज नदी का उद्गम होता है। और सतलुज नदी चिनाब नदी से मिलती है, और दोनों नदी मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। पूछ देगा कि कौन सी नदी मिलकर के पंचनद का निर्माण करती है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सी नदी मिलकर पंचनद का निर्माण करती है? तो सतलुज और चिनाब नदी मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को
कब अंगीकार किया था? ठीक है, भारत संविधान ने भारतीय भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? ठीक है, ये 23 अगस्त 1947, 23 अगस्त 1947 और 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त, 22 जुलाई, ये कब किया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को किया था। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अब स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 14 अगस्त को, पहली बार 14 अगस्त को, पहली बार 14 अगस्त 1947 को, पहली बार 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में लाल किले पर फहराया गया था। मध्य रात्रि में लाल किले पर फहराया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, जो चक्र होता है गोल ऐसा, वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। यह सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। पिंगली वेंकैया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। पिंगली वेंकैया ने किया था। और इसका रंग कैसा है? नेवी ब्लू। और ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात, लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है। ये 3 और ये 2, 3:2 है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं। भारतीय राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? 1910, 1911, 1947, 1945। भारतीय राष्ट्रगान को कब पहली बार गाया गया था? तो ये 1911 में गाया गया था, 1911 में। तो ये 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता सेशन जो हुआ था उसमें पहली बार गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। और भारत सरकार ने इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। और इसकी अवधि अगर जन गण मन गाएंगे तो जन गण मन पूरा गाएंगे तो 52 सेकेंड लगेगा। अगर शॉर्ट में गाएंगे तो 32 सेकेंड घट जाएगा, मात्र 20 सेकेंड में ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित किया गया था। अगर पूछ दे कि तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं? डॉक्टर वी कुरियन, श्री रॉ, SS रॉ, और श्री SK भारद्वाज और श्री मोरारजी देसाई। किसे भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वी कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। और इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है डॉक्टर वी कुरियन को। और इसकी मृत्यु हाल ही में 2012 में हुआ है। हाल ही में 2012 में इसकी मृत्यु हुई है। चलिए एक अब और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सेब, गन्ना, संतरा, आम। इसका आप लोग कमेंट में दीजिएगा आंसर। आंसर तो मैंने दे ही दिया, आम।